morning friends. Today I Shivam Rai, student of program MA Applied Economics, going to discuss two very important topics, that is validity and reliability. तो वैलिडिटी के बारे में समझते हैं सबसे पहले। वैलिडिटी क्या है? तो ये वो डिग्री है, एक इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का जो कि बताता है कि जो चीज़ जिस चीज़ को नापने के लिए बनी है तो वो वही मेज़र करेगी, अन्यथा अगर वो मेज़र नहीं करती है तो वो इनवैलिड कहलाएगी। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हुआ थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो कि बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए हेल्पफुल होता है। और अगर वो बॉडी टेम्परेचर को नापने के अलावा अगर आपने और कहीं पर यूज़ करा, जैसे कि शुगर लेवल को मेजरमेंट करने के लिए आपने यूज़ करा, तो देन इन दैट केस इट कम टू बी एन इनवैलिड। सो from validity what we refers that the instrument which is meant to measure that particular value or that particular variable, so it is meant to measure only that only, or otherwise if it goes to measure the other variable or other values, then it is not to it is termed to be an invalid. After that उसके बाद हम समझते हैं कि इसकी टाइप्स कितने होते हैं। इसकी टाइप्स बेसिकली 4 होते हैं, जैसे कि फेस वैलिडिटी। तो वन बाय वन हम लोग इसको समझते जाते हैं। फेस वैलिडिटी हमें क्या बताता है? फेस वैलिडिटी ये वैलिडिटी है जो कि आपको बताती है कि वैलिड आपको परख कर लेना है कि मतलब ये चीज़ आपको देखने से, जैसे कि वर्ड डिनोट करता है फेस से कि आप मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को देखने से आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ किसके लिए बनी हुई है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर पे हमारी जो रीडिंग्स है, जो स्केल्स है, वो हमको ऑटोमेटिकली बताते हैं कि वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी जो है ओवरऑल ऑल द एस्पेक्ट्स को, परफॉर्मेंस को नापने के लिए होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि क्लास में क्लास टीचर है, तो क्लास में क्लास टीचर ने एक स्टूडेंट को पर्टिकुलरली उठाया और उससे पूछा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या मतलब कितना क्या इंटरेस्ट है। तो इस केस को मतलब जानने के लिए उसे क्या क्या मतलब फैक्टर्स को अंडरटेक करनी पड़ेगी, जिससे कि वो जाने कि मतलब उसको इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है, उसको इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इस चीज़ से बताया गया है कि अगर आपने उसका देखा कि रीडिंग में, स्पीकिंग में और ओरली बोलने में कितना क्या इंटरेस्ट है, और एक्सेप्ट कर दिया उसकी लिसनिंग स्किल्स को, तो इस केस में जब एक फैक्टर्स को वो लैक कर देगा, लिसनिंग वाले फैक्टर को आप लैक कर देंगे, आप मतलब उसको अंडरटेक नहीं करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन में, तो उस केस में आपका ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी समझ करने के लिए उसे क्या क्या लेना पड़ेगा अंडरटेक, कि रीडिंग में क्या है उसकी स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज के केस में रीडिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, और also accept the listening. But if it forget to not taking all these factors, जैसे रीडिंग कर दी, स्पीकिंग कर दी, राइटिंग कर दी, और लिसनिंग को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अपनी कंक्लूड नहीं किया अपनी ऑब्जर्वेशन पे, तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। और अगर ये चारों स्टेप्स हो, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, these all 4 factors he has to take under observation, then it is going to be a content liability। उसके बाद आप आते हैं क्राइटेरिया लायबिलिटी। क्राइटेरिया लायबिलिटी क्या है कि जैसे कि एक रिक्रूटर होता है, अपने पोस्ट के लिए उसे कुछ बंदों को असाइन करना है, तो वो क्या करेगा? वो अपने कुछ मतलब एप्लीकेशन अराइज करेगा और कुछ रिक्रूटमेंट करने के लिए वो स्पेसिफिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा अपने रिक्रूटर्स को, जिससे कि क्या हो, उसकी वैकेंट सीट्स को जो है फिलअप करा जाए। तो उस केस में क्या हुआ? क्राइटेरिया वो फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू अराइज एप्लीकेशन, और after that the application will be forwarded to the applicants. Those who are interested, they may fill the form and they may give the examination, and after that he may selected for their appropriate post. Okay, तो इसके भी 2 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। कॉन्करेंट मतलब बोला गया है कि तभी के तभी
जैसा कि जैसा मतलब हमने आपको टेस्ट लिया उसके हाल ही हाल हमने रिक्रूटमेंट कर दिया तो उसमें क्या आ जाएगा, कौन करेंट जो नीम बता रहा है कौन करेंट टाइम पर आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, उस स्पेस को फिल कर दिया या उस वैलिडिटी को फुल कर दिया। फिर उसके बाद आता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में आपको बताया गया है कि इसमें आपका क्या है, फ्री कर दिया, मतलब थोड़ी देर के लिए टाइम एक्सपेंड कर दिया, टाइम को एक्सपेंड कर दिया। कैसे कि हमने अभी तो ले लिया आपका एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद आपसे बोल दिया कि आपका रिजल्ट आपको शो करेंगे हम 10 दिन बाद, तो ये हमारे किस में आ गए, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। ओके, आफ्टर दैट when we have completed these subjects, that last four types of validity is construct validity। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, जो कि आप क्या करते हैं, आप मेजर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेजर, जैसे कि आपकी एंजाइटी हुई, आपकी हैप्पीनेस हुई, आपकी मोटिवेशन हुई, ये लेवल क्या है, ये आपकी मेजरमेंट ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बता दिया कि हमें 10 डिग्री का 10 डिग्री का हैप्पीनेस है या फिर एंजाइटी हमें 50 डिग्री की है, ऐसा कुछ मतलब मेजर करने का इसका टूल नहीं है। तो ये इस वाले केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आता है। उसके बाद क्या है, कन्वर्जेंट, इसके भी दो सब हेड्स हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी में क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें मतलब एक एनालिसिस करा गया जिसमें वैलिडिटी को नापा गया और सारी चीज़ों को एक साथ कंक्लूड करके एक रिजल्ट निकाला गया, तो उसमें क्या आता है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है व्हेन वी हैविंग अपोजिट ओपिनियंस ऑफ द सेम लेवल ऑफ you can say that for arising, for making a particular result, different persons have different opinions that come under the discriminant validity. Okay, we are going to discuss the other topic, that is reliability. The reliability से आप क्या समझे, the extent to which a research instrument or research method consistently has the same result if it is used in the same situation on repeated occasion। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपको बता रही है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हर बार यूज करें अपन लोग और हर बार वो सेम ही रिजल्ट दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या किस तरीके का फॉलो कर रहा है, वो रिलायबिलिटी फॉलो कर रहा है। मतलब हमारी क्या है, स्टेबिलिटी है, वो जो रिकॉर्डिंग हमको जो रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है उस केस में वो क्या है, रिलायबल है, वो हमारे लिए रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट इट इज फेवरेबल इन द सेम सिचुएशन ऑन रिपीटेड ओकेजन। हर बार हम उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करें और हर बार हमें सेम रीडिंग कराए तो उस केस में हम उसे कह सकते हैं तो वो एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर बेसिकली टेम्परेचर का जो मान है उसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर को थर्मोमीटर इस टेम्परेचर को हर बार उतना ही हर बार मतलब थोड़े टाइम बाद 5 मिनट बाद उसी बॉडी का मतलब उसी पर्सन का 5 मिनट बाद निकाल लिया, फिर 10 मिनट बाद या 15-20 मिनट बाद उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा, तो उससे बस थोड़ा ही बहुत, अगर उसका नॉर्मल है टेम्परेचर 98.6 आ गया पहली बार में, फिर आ गया 98.8 आ गया, फिर कुछ थोड़ा कम हो गया 97.2 आ गया, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो चल सकता है। बट अगर वो ज़्यादा डेविएट हुआ इस केस से, अगर वो हुआ 90, पहले तो बता रहा है 98.6 जो कि नॉर्मल है, और उसके बाद उसने 102 बता दिया जो कि एबनॉर्मल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जी वाली रीडिंग जो गलत रीडिंग बता दी उसने 4 पॉइंट का बढ़ा के बता दिया, उस केस में वो क्या है, वो रिलायबल नहीं कहलाएगा। तो इसलिए रिलायबिलिटी वाला केस कब अप्लाई हुआ, जब वो एक्यूरेसी फॉलो करेगा। ठीक है, एक्यूरेसी फॉलो करे और स्टेबिलिटी के साथ उसका रिजल्ट जो है हर बार जो है स्टेबल आना चाहिए, एक जैसा रिजल्ट आना चाहिए। ओके, नाउ देयर आर सब टाइप्स ऑफ इट। तो टाइप्स कितनी है इसके, बेसिकली टाइप्स हैं टेस्ट एंड रीटेस्ट। ये टाइप जो है जो बताता है आप
कि आप रिलायबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं तो आप किस तरीके से इस चीज़ पे पूरी तरीके से रिलाय हो सकते हैं, किस तरीके से मतलब आप पूरी तरीके से इस पर विश्वास कर रहे हैं कि मतलब हाँ ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। तो ये इसके लिए आप क्या करें, बार बार उसका टेस्ट लें, रीटेस्ट करें, तो ये आ जाएगा इस हेड के अंदर। टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट and again you have when you have not clear appearance of that, so you can retest again and again, so that may fulfill your desire or you may completely satisfy regarding that instrument. Okay, फिर उसके बाद बताया गया है इंटररेटर। इंटररेटर होता है एक ऐसा टूल जो कि रिलायबिलिटी को कैसे मेजर करता है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि क्रिकेट मैच हुआ, तो क्रिकेट मैच में जो एम्पायर्स होते हैं उन्हों का डिसीजन, जैसे 4 एम्पायर होते हैं तो चारों का एम्पायरों का डिसीजन अगर आपका एक जैसा डिसीजन रहा उनका, तो उसे क्या बोला जाएगा कि वो इंटररेटर है, इंटररेटर रिलायबिलिटी है, उन पे हम विश्वास कर सकते हैं बिकॉज द ओपिनियन विच आर अराइजिंग फ्रॉम दिस एम्पायर आर ऑफ same mindset or same opinion has to be formed, so that's come under the interrater. उसके बाद बताया गया है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या बताया गया है कि एक ऐसा मेथड बताया गया है जिसकी वजह से आप क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, वो उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। Okay, taking different prospects of test and you have to evaluate a single variable for this internal consistency. इसके लिए इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए 2 सब्जेक्ट्स और बताए गए हैं कि ये इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे होगी। आप कैसे मतलब एक वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वेरिएबल को ऑब्जर्व करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, एक फिक्स्ड कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करना, यहाँ पर बताया गया है स्प्लिट हाफ। कोई सा भी डाटा ले लिया, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा ऐसे ये हमारे पास ऐसा कुछ डाटा, कुछ लोगों का डाटा है इस तरीके का, तो आपको क्या है फिगर पॉइंट आउट करनी है। जैसे कि हम अगर ऑड प्लेस वालों को ऐड नहीं, ऑड प्लेस वालों को मतलब एक साथ करके देखें और इवन वालों को एक साथ करके देखें, तो हमारा रिजल्ट जो है दोनों केसेस में सेम आना चाहिए, तो ये इसको फॉलो करेगा स्प्लिट हाफ को। ठीक है, मतलब आपने समझा। ऑब्जर्वेशन, देयर आर 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर and if we take 4 we have to one side and other 4 one on the other side, so the desired outcome from these 2 categories are to be of same level, so that shows the split half method of reliability. Okay, तो नेक्स्ट अपन आते हैं, तो ये है कॉन्वेक्स अल्फा। ये कॉन्वेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट मेथड है रिलायबिलिटी को मापने के लिए। इसमें ये बताया गया है कि कॉन्वेक्स अल्फा जो होता है वो अपने it shows whether all the items in the question as measuring the same variable। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सारे के सारे जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं एक स्टडी को कंक्लूड करने के लिए, एक स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे क्वेश्चन एक जैसे होने चाहिए और वो पर्टिकुलर उस वेरिएबल से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल हो कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है क्लास में, तो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कंक्लूड करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके बारे में उसकी मतलब क्या नॉलेज है सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, क्या उसके मतलब क्लास में किस तरीके से मतलब उसका एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है और टीचर्स के साथ उसका किस तरीके से इंटरेक्शन है, मतलब एक तरीके से टॉकटिव मैनर में और इंटेलेक्चुअल मैनर में। तो ये सारी चीज़ें जब वो कंक्लूड करते हैं तो उस तरीके से आप ओवरऑल एनालिसिस करके उस पर रिलायबल हो सकते हैं, उस पर एक तरीके से आप अपना ट्रस्ट पूरा तरीके से कर पाएंगे जब आप इस तरीके की स्टडी उसके ऊपर करेंगे, जो कि बोला गया है कॉन्वेक्स अल्फा स्टडी। और
और यहाँ पर अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट की जो मतलब मेजरमेंट है एक तरीके के इकोनॉमिक्स में, वो बताया गया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 होना चाहिए, जो कि एक मतलब मापक है जो कि स्टडी करने के बाद अपन लोग कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पीसफुली एंड